स्वस्थ रहें। बच्चों, पिछले क्लास में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु, मकान, कपड़े, कॉपी किताब, गाड़ी, सड़कें इत्यादि, सभी हमारी जरूरत को पूरा करके हमें लाभ प्रदान करते हैं, संसाधन है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, जिन्हें 4 विभिन्न आधारों पर बांटते हुए उसकी उपविभाजन की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे संसाधन को किस प्रकार से बांटा गया है। तो इसके पहले आधार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसे 2 हिस्सों में रखा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति का अर्थ हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का जन्म लेना, शुरुआत करना एवं पैदावार से संबंधित हो, वह उत्पत्ति कहलाता है। तो पहला हम देखेंगे जैव संसाधन। वे संसाधन जिसमें जीवन या प्राण पाया जाता हो, जैव संसाधन कहलाता है। हम कह सकते हैं बच्चों कि जिस प्रकार से जिन चीजों पर सांस लेना और मरने का गुण होता हो, वह जीवित होता है, इसलिए वह जैव संसाधन कहलाता है। जैसे हम पेड़ पौधे को देखते हैं या प्राणियों को, मछलियों को, पशुओं को, कि पेड़ पौधे जब हरे भरे होते हैं, फल फूल हमें देते हैं, तब तक वह जीवित होते हैं, इसलिए वह सजीव होता है। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य जात या प्राणी जात, मत्स्य, जब तक हमारी सांस चलती है तब तक हम सजीव हैं। इस प्रकार से यह जैव संसाधन कहलाता है। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रकृति की चीजें जिस पर जीवन नहीं होता है, अर्थात वह ना जीते हैं और ना ही मरते हैं, जैसे चट्टान एवं धातुएं। पत्थर जो हमारे आसपास है, क्या आपने उन्हें सांस लेते हुए देखा है? नहीं, लेकिन इनकी उत्पत्ति होती है। ये प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टान को लंबे समय बनने में लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो धातुएं हैं, लोहा है, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, सभी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन इसमें भी जीवन नहीं पाया जाता। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन है। दूसरा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर संसाधन। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। समाप्यता का अर्थ जिन वस्तुओं का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक न एक दिन यह खत्म हो जाएगा। इस आधार पर इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो हम पहले देखेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। इसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। अर्थात नवीकरण यह संसाधन जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नए रूप में फिर से प्रकृति के द्वारा या हमारे मानव के बौद्धिक कौशल एवं तकनीकों की सहायता से हमें फिर से प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसे पुनः पूर्ति कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य जीवन। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर सूर्य की ताप मिलती रहेगी, हवाएं बहती रहेगी, जल मिलता रहेगा, वन और वन्य जीव होंगे, तो ये हमें फिर से इन प्राकृतिक एवं रासायनिक यांत्रिक
क्रिया के द्वारा हमको फिर से मिल सकता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिसका उपयोग कर समाप्त होने के बाद पुनः निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। एक जो हमें नवीकरण संसाधन जो चक्रीय रूप में अपने चक्रीय क्रम को पूरा करते हुए फिर से हमें तुरंत मिल सकता है, और दूसरा जो हमें इसके चक्रीय क्रम में लाखों वर्ष बनने में लग जाते हैं। इस प्रकार से इसके इस्तेमाल में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे खनिज, जैसा कोयला है, लोहा है, सोना, चांदी, जिन भी पदार्थों का हम खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं या जीवाश्म ईंधन, इन सारे वस्तुओं का हम एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। स्वामित्व हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं एवं पदार्थों पर हमारा अधिकार होता है या हमारे इन वर्गीकरणों का अधिकार होता हो। जैसे पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जिन वस्तुओं पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। व्यक्तिगत संसाधन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी चीजों पर अधिकार जताता है। जैसे हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरे बगीचे हैं, मेरा घर है, मेरा कुआं है। इस प्रकार से वह किसी खास व्यक्ति का ही हक होता है। दूसरा हम देखेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जिन वस्तुओं पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। हम समाज में रहते हैं, हम समाज में रह करके बहुत सारी ऐसी स्थल है, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हम पूरे समाज के लोग अपना अधिकार समझते हैं। वह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान, तालाब और इत्यादि। चारण भूमि जहाँ पर हम अपने पशुओं को चारागाह के रूप में उसको चराते हैं, वह किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के सभी लोग चराते हैं। शमशान भूमि का भी इसी प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। खेल के मैदान जहाँ समुदाय के सारे बच्चे या सारे लोग उसे खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जिन वस्तुओं पर देश की सरकार का तकनीकी तौर पर कानूनी अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अर्थात हम कहेंगे कि वे सभी चीजें जो सरकार के अधीन होकर के उसका नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे सड़क, सरकार हमारे आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण करती है। नहर, रेल, खनिज, वन्य जीव, ये सभी सरकार के संरक्षण में होता है और वह उसे निर्माण में, उसके रिपेयरिंग में, उसकी व्यवस्था हम पब्लिक के लिए करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। चौथा, वे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कुछ चीजों पर या कुछ जगहों पर, स्थानों पर ना किसी व्यक्ति का, ना किसी समाज का और ना ही किसी देश का अधिकार हो। अर्थात उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात वह अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी देश जो समुद्र के किनारे हो, उसका समुद्र तट से 200 मील की जो दूरी की बाद की जगह है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। चौथा वर्गीकरण है विकास स्तर के आधार पर संसाधन, जिसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। पहला हम देखें संभावी संसाधन, अर्थात वैसे संसाधन जिसका भावी भविष्य में उपयोग की संभावना हो। वे संसाधन जो किसी विशेष प्रदेश में मौजूद है, किंतु इसका उपयोग वर्तमान में तकनीकी अभाव के कारण नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। अर्थात हम उदाहरण लेते हैं राजस्थान और गुजरात, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर पवन एवं सौर ऊर्जा की संभावना है कि इसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लद्दाख में यूरेनियम, केरल में मोनाजाइट इत्यादि। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित अर्थात जो पूरी तरीके से उनके गुण और मात्रा हमें पता है और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर उसकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित कर ली गई है और वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है, विकसित संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, जो वृहद पैमाने पर हमारे कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, जिस पर कपास की खेती होती है, इससे वस्त्र उद्योग संचालित होते हैं। तीसरा हम देखेंगे भंडार संसाधन। विवाद जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में नहीं हुआ है, भंडार संसाधन कहलाता है। हमारे पृथ्वी पर ऐसे संसाधनों का भंडार है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर इसे बनाया जा सकता है और हमारी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जल जो H2O अर्थात यह 2 ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर अगर जल की आवश्यकता पूरी ना हो सके तो भविष्य में इसका उपयोग तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। चौथा है संचित कोष संसाधन। वे संसाधन जिसका उपयोग सीमित पैमाने पर वर्तमान में किया जा रहा है और भविष्य में तकनीकी ज्ञान की सहायता से आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं यह भी एक भंडार संसाधन का उदाहरण है। आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जितनी आवश्यकता की पूर्ति इससे होनी चाहिए वो अभी उतनी नहीं हो रही है। जैसे नदियों के जल से जल विद्युत की उत्पत्ति की जा रही है, किंतु यह हमारे लिए पूरा नहीं है। भविष्य में इससे और अधिक उत्पत्ति की संभावना है। बच्चों, आज हमने देखा कि संसाधन के प्रकार को भिन्न-भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और इसके वर्गीकरण को हमने स्पष्ट रूप से इसके उदाहरण के साथ देखा। तो बच्चों, आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सजेशन हो तो कमेंट करो। धन्यवाद।